नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2019 में रीजनिंग के पूछे गए कुछ प्रश्नों को, जो कि बिल्कुल ट्रिकी तरीके से हम इन्हें आज सॉल्व करेंगे और इसी बहाने आप देख लेंगे कि आपकी परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न आते हैं और इसी स्तर पर रहकर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक संख्या भिन्न है। असंगत संख्या यानी कुल मिला के हमें अलग छांटना है और कुछ करना वरना नहीं है। तो ये अलग छांटना सम विषम, भाज्य अभाज्य, विभाज्यता, वर्ग, घन या अन्य या योगफल या इसी तरह के अन्य पैटर्न पे होते हैं। जब ज्यादा तरीके का प्रश्न, आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तभी सभी पैटर्न को जल्दी जल्दी आप चेक कर पाएंगे कि किस आधार पर इसमें प्रश्न अलग छांटने के लिए बोला जा रहा है। तो जब सारा कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस आधार पर है। इसमें तो विभाज्यता के आधार पर है। विभाज्यता का नियम आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या तरीके पर आंसर है, तो जिस संख्या का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो 7 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 8 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 9 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 6 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14। तो ये 9 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 12 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 15 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 68 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा यही आंसर है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसका योगफल जो 9 है 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये 4 और 8 का योगफल 12 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 48 भी पूरी तरह से 3 से विभाजित होगा। 9 6 15 भी 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो यानी कि 96 भी 3 से कट जाएगा। चाहे तो आप कटाकर चेक भी कर सकते हैं, लेकिन 68 के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। अब अगला प्रश्न देखिए, फिर से असंगत छांटना, और इसमें हिंदी का शब्द है। तो हिंदी का क्या शब्द है? समझना, महसूस करना, अज्ञान, पता लगाना, अवलोकन करना। आप वीडियो को रोक दिया करिए, थोड़ा सा समय लीजिए, अपने आप को दीजिए सोचने के लिए और खुद से उत्तर बताइए। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि आप इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें और अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकें। तो यहां पर ध्यान देना होता है कि दिया गया शब्द संज्ञा है या क्रिया है, क्या चीज है। तो क्रिया के आधार पर देखेंगे तो क्रिया की एक पहचान होती है कि उसके शब्द के लास्ट में ना आता है, जैसे हंसना, रोना, खेलना, गाना। तो इसमें भी ना लगा हुआ है, इसमें भी ना लगा हुआ है, इसमें ना नहीं लगा हुआ है, यानी कि यही क्रिया नहीं है, यानी कि बी जो है वो क्रिया नहीं है, बाकी सब क्रियाएं हैं। वैसे भी आप सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आंसर आपका बी है, बी इसमें अलग है। अब अगला प्रश्न न्याय वाक्य का है, तो आपको ज्यादा देर नहीं करना, तुरंत चित्र बना लीजिए। अगर आप वेन आरेख वाले ट्रिक से लगाते हैं तो चित्र बना लीजिए, या किसी अन्य तरीके से लगाते हैं तो आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। तो सभी महिलाएं लड़कियां हैं, सभी महिलाएं क्या है? लड़कियां हैं। तो ऐसा ही चित्र बनता है सभी वाला, आपको पता ही होगा, लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां चित्रकार है, तो लड़कियों का कुछ भाग जो है वो चित्रकार है। तो मैंने बताया था जब बाहरी वृत्त को काटे तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो भीतरी वृत्त को भी, ये वाला चित्र ये ऐसे काट देगा। तो आपको समय बचाने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं कि आप चित्रकार महिलाओं के भीतर भी जा सकता है, तो बिंदु बिंदु करके ऐसे बना देंगे तो आपको अलग चित्र बनाने का जो समय है वो बच जाएगा। आप एक बार डार्क वाले पे पढ़ लीजिएगा, एक बार बिंदुवार वाले पर निष्कर्ष को पढ़ लीजिएगा, जिसमें दोनों ही तरह से निष्कर्ष सही है, उसी को हम सही मानेंगे। तो पहला निष्कर्ष है सभी लड़कियां महिलाएं हैं। तो लड़कियां हैं ये और महिलाएं हैं ये, यानी कि कुआं वाला जब चित्र बने, जब जिन दो शब्दों की बात करें उसमें कुएं वाले चित्र, यानी कि महिला की बात कर रहा है और लड़की की बात कर रहा है, यानी कि कुआं वाला चित्र, एक के भीतर एक वाला है। तो जब ऐसा रहे तो भीतर वाले को सभी, बाहर वाले को कुछ कहेगा तभी सही माना जाएगा। तो ये बाहर वाले यानी कि सभी लड़कियां, बाहर वाले को सभी बोलना इसलिए गलत है क्योंकि बाहर वाले को यानी बड़े वृत्त को कुछ बोलना चाहिए, जबकि ये सभी बोल रहा है, इसलिए गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, कुछ महिलाएं, और ये चित्रकार इसकी बात कर रहा है।
तो पहले वाले निष्कर्ष में, पहले वाले चित्र के हिसाब से जो डार्क है, तो ये कह रहा है कुछ महिलाएं चित्रकार है, जबकि ये कह रहा है कोई महिला चित्रकार नहीं। तो पहले निष्कर्ष से, पहले चित्र से गलत हो गया। लेकिन ये डैश डैश वाले से पढ़ेंगे तो कुछ महिलाएं चित्रकार है, सही होगा। लेकिन गलत सही बराबर भी गलत ही होता है, जब तक कि दोनों ही में निष्कर्ष, दोनों ही चित्रों में निष्कर्ष जब तक सही ना हो जाए, सही हम लोग नहीं मानते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है क्या? तो हमारा आंसर हो जाता है डी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी दोनों ही निष्कर्ष गलत है। अब ये समरूपता का प्रश्न है। शब्द समरूपता, अक्षर समरूपता, अंक समरूपता। तो यहाँ पे आपको पहले अक्षर से ज्यादातर देखने ही से आपको समझ में आएगा PURSE। तो ये कहीं ना कहीं PURSE इसमें दिख रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये अंतर के आधार पे नहीं है, क्योंकि अक्षर वही के वही दिख रहे हैं, बस इधर उधर हो गए। ये आपको देखने से पता चल जाएगा। इसका मतलब अक्षर स्थानांतरण के आधार पर ये समरूपता है। तो अब ये अक्षर स्थानांतरण किस तरीके से हो रहा है, शुरू का लास्ट में चला जा रहा है, शुरू का बीच में चला जा रहा है, कैसे जा रहा है, यही पता लगाना होता है। तो ध्यान से देखेंगे आप, तो इसमें PU है तो इसमें UP है, यानी कि ये दो अक्षरों को उल्टा कर दिया गया। फिर RS को R ही रहने दिया गया, यानी कि जो बीच वाला अक्षर है ये अपने जगह पे स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ बीच वाले अक्षर में। उसके बाद SE है तो ES कर दिया, यानी कि शुरू वाले को बदल रहा है और लास्ट वाले दो अक्षरों को आपस में बदल रहा है, लेकिन बीच वाला जस का तस है। फिर वैसा ही कर देंगे हम लोग, इसको बदलेंगे, इसको बदलेंगे, इसको जस का तस छोड़ देंगे। तो RA है तो AR कर देंगे, और OR है तो RO कर देंगे, और बीच में Z है तो Z को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर बन जाएगा AR ZRO, AR ZRO, यानी आंसर हो गया हमारा D। अब अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए ऐसा समीकरण वाला जब प्रश्न देगा तो आपको चिन्ह बदल के बस आपको चेक करना है। तो देखिए क्या करना है, डायरेक्ट आप पहले रफ पे अगर करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में आप पहले तो ऑफलाइन परीक्षा होती थी तो हम लोग इसी पे थोड़ा सा चला के रफ आंसर ला देते थे, लेकिन अब दिक्कत हो गया है, ऑनलाइन परीक्षा में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ गई हैं, ऑफलाइन की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई हैं, कई ट्रिक पुराने पड़ गए हैं। तो अब करिएगा क्या, रफ जहाँ पे होगा आपको रफ मिला होगा उस पर आप क्या करेंगे, तो ऐसे बस लिख लीजिएगा 49, थोड़ी दूरी पे 7, फिर 3, फिर 9, फिर 4, फिर बराबर करके छोड़ दीजिए। अब गुणे का चिन्ह है तो अब ऊपर जाके देखिए गुणे की जगह पे क्या लिखा गया है, कहाँ पे गुणे, यहाँ पे। तो गुणे का अर्थ है भाग, तो तुरंत यहाँ पे भागा का चिन्ह लगा दिया। अब क्या है, माइनस, तो अब देखिए ऊपर जाके माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा कर दीजिए। अब क्या है, 3 के बाद भागा का चिन्ह, तो भागा का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ कर दीजिए। अब 9 के बाद क्या है, प्लस है, तो अब प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, प्लस का अर्थ है घटाव, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने पर कितना आता है यही हमें बताना होगा। तो सबसे पहले भाग जाना चाहिए, और भागने के बाद जब आप थक जाइए तो गुड़ खाइए। सबसे पहले फील्ड में भागिए, थक जाइए तो गुड़ खाइए, पानी पीजिए, यानी सबसे पहले भाग देना है, उसके बाद गुड़ा करना है। तो भाग सबसे पहले दे लिया जाए, तो 7 7 49, यानी यहाँ पे 7 आ गया है, और उसके बाद गुड़ा किया जाता है। तो 7 तरीके, इसको हम लोग विशाल विशीला कर दे, 7 तरीके 21, और ये प्लस 9 और माइनस 4। तो प्लस पहले जोड़ लीजिए, पहले 21 और 9 हो जाएगा आपका 30, और माइनस 4, तो 30 में से 4 निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है चित्र वाला, नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो साधारणतः अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 रेखा है, थोड़ा सा छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा है ताकि ये लाइन बन जाए सही से। तो 2 रेखा है, रेखाओं की संख्या के आधार पर कभी कभी आंसर मिल जाता है। इसमें 4 रेखा है, 4 रेखा है, इसमें 2 2 2 4 और 2 2 4, और ये 2 और बढ़ गया, यानी कि 2 फिर 4 फिर 2 और बढ़ गया 6। अब यानी कि 8 रेखा वाला होना चाहिए आंसर। तो ये 8 तो है ही नहीं और घट गया, ये 2 हो गया, ये भी नहीं होगा। ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि इसमें 10 रेखा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर डी होगा। देखिए 2 2 4 और ये 2 6 और ये 2 8 है, टोटल 8 रेखा है, और यही होना चाहिए था। हमारा आंसर हो जाएगा
डी। एसएससी के जो एसएससी जीडी की परीक्षा में जो रीजनिंग पूछा जा रहा है, आपको रीजनिंग में कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना मैथ पे कमांड बनाइए, बाकी रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। हिंदी रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। और बचा जीके, तो जीके तो अथाह सागर है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है। लेकिन ये न मत सोचिएगा इसका मतलब कि पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जो जीके को ज्यादा पढ़ेगा तो वो 25 में 15 आराम से सही कर लेगा, 15 प्लस सही कर लेगा। लेकिन जो थोड़ा और ज्यादा पढ़ेगा वो 20 कर लेगा। बहुत ज्यादा जो पढ़ेगा वो 20 कर लेगा, बहुत ज्यादा करेगा तो 5 फिर भी गलत होना ही होना है, लिख लीजिए, गलत होना ही होना है। अब जो कम पढ़ेगा उसका ये हो सकता है कि 10 ही 12 प्रश्न सही हो, जो कम पढ़ेगा उसका 12 सही होगा, और जो मीडियम पढ़ेगा उसका 15 प्लस सही होगा, और 20 तो जो बहुत ज्यादा पढ़ेगा। यानी जीके में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप कितना प्रश्न सही करेंगे, एग्जामिनर के प्रश्न के आधार पर है। तो यहाँ पे सादृश्यता का प्रश्न आपको बताना है कि हृदय संबंधी कार्डियोलॉजी, तो इसी तरह का संबंध किसमें है। तो जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी, इन दोनों का आपस में संबंध समझ में आ जाएगा, तो आंसर भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो हृदय का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, या कार्डियोलॉजी, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो शैवाल के अध्ययन विज्ञान कवक ये नहीं है, उल्टा भी है। वैसे इधर अंग और इधर उसका अध्ययन का नाम होना चाहिए। वैसे भी रोग का अध्ययन अस्पताल में नहीं किया जाता है, पैथोलॉजी में किया जाता है, और सही भी नहीं है। पौधे का अध्ययन वनस्पति शास्त्र में किया जाता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जितना कि संबंधित ये है। वायरस का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। तो इसको याद भी रखिएगा, ये आपके जीके में भी काम आएगा। आंसर हो गया डी। तो अब इसमें आपको क्या लिखा है, ABCD 6 मित्र हैं, एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। तो लंबा बेंच बनाना है, थोड़ा इसे ऊपर कर दिया जाए, और ये लंबी बेंच हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है ई 6 मित्र हैं, टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। कौन कौन है, तो ए से लेके एफ तक है। उसके बाद ई और एफ के बीच में है, ई और एफ बीच में है, यानी 2 लोग बीच में हैं। यानी अगर 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब इन्हीं दोनों पे कौन होगा, बीच में का मतलब 2 लोग बीच में है। यहां ई होगा तो यहां एफ होगा, यानी कि ऐसे बना दे रहे हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि ई इधर भी आ सकता है, एफ इधर भी आ सकता है, लेकिन होंगे ई यहां पर तो एफ यहां पर, एफ यहां पर तो ई यहां पर होगा। ऐसे तीर बनाने का मतलब ही हुआ कि ये इधर और ये इधर जा सकता है। अपने समझने के लिए आप कोई संकेत बनाया करिए, बाकी कोई और समझे या ना समझे, आप अपने लिए बस समझिए, ऐसा कोई संकेत बनाते रहना चाहिए। अब देखिए, जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं, ए और बी जो है वो अंतिम छोर पर है। अंतिम छोर का मतलब यहां ये अंतिम एक छोर है, एक अंतिम छोर ये है। देखिए, अंतिम छोर ये भी है, और एक तरफ से देखा जाए तो अंतिम छोर ये भी है। तो अगर ए यहां पर है तो बी यहां पर होगा, अगर बी यहां पर हुआ तो ए यहां पर होगा। इतना कंफर्म है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि एकदम स्पष्ट जो जानकारी उसको पहले लिखना चाहिए। खैर हम लिखते भी चल सकते हैं। अंतिम छोरों पर बैठे हैं, सी ए के ठीक बगल में, सी जो है, देखिए सी जो है ए के ठीक बगल में बाईं तरफ है। सी जो है बाईं तरफ है किसके, ए के। तो इस वाले अगर ए को मानेंगे हम लोग सही, अगर इसको ये माने तो इसके बाईं तरफ नहीं बैठाया जा सकता, क्योंकि अगर ए खुद है तो ये अंतिम में बैठा है, तो इसके बाएं तो कोई बैठ ही नहीं सकता। इससे ये पता चल गया कि हमारा ए जो है इधर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि सी जो है ए के ठीक बाईं तरफ है, तो ए जब यहां होगा तभी इसके बाईं तरफ हो सकता है कौन, तो सी। यानी पता चल गया कि बी यहां कंफर्म रहेगा। क्या
आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर, बी के दाईं ओर कौन है? देखिए ई एफ तो यहां पे रहेंगे। अब कौन सा अक्षर बचा है ए से एफ तक में? तो डी बचा है। और जगह कौन सा बचा है? बस ये बचा है, तो यानी यहीं पे डी रहेगा, कंफर्म है। तो क्या पूछा? बी के ठीक दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर कौन है? तो डी है। हमारा आंसर हो जाता है ए। उस अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला है। लेकिन आप परीक्षा में सब पढ़िएगा मत, सब क्या पढ़ना है, इसे ही देखकर आप समझ जाएंगे कि श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न यहां पर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो ए के बाद एक तरीका तो यह है कि जी आता है 7 पर और ए आता है 1 पर, तो 7 में से 1 निकालेंगे, यानी पता चल गया जी और ए के बीच में 6 का अंतर है। उसी तरह से एम आता है 13 पे और जी आता है 7 पे, 13 में से 7 निकालेंगे फिर 6 आ जाएगा, यानी कि 6 का अंतर। उसी तरह से फिर से एस आता है 19 पे और एम आता है 13 पर, 19 में से 13 निकालेंगे फिर 6 आ गया। अगर आपको अक्षर संख्याएं याद नहीं है तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। जहां से चलते हैं उसको छोड़कर और जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को लेकर काउंट करिए। यानी ए से चलना है और जी तक पहुंचना है, तो ए को छोड़ दीजिए, बी सी डी ई एफ 5 हो गया, और जी पर पहुंचने पे 6, या इस पर गिन लीजिए, ए है तो ए को छोड़कर बी सी डी ई एफ जी, तो 4 2 6 का अंतर। फिर जी के बाद एच आई जे के एल और एम, यानी 6 हो गया। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, 4 2 6 हो गया। यानी एस के बाद फिर 6 बढ़ेगा, तो एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू 4 हो गया, एक्स वाई यहां पर हो गया वाई। तो पहला वाई अक्षर केवल विकल्प बी ही में है, तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर हो गया बी। और चाहे तो आप समझ ही रहे, ए के बाद बी है, जी के बाद तुरंत एच है, एम के बाद तुरंत एन है, एस के बाद तुरंत टी है, तो वाई के बाद तुरंत जेड होगा भी। वैसे अगर नहीं भी होता तो हमें ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि और किसी विकल्प में वाई नहीं है। अब बताना है कि इस खाली स्थान पर इसमें से कौन सा चित्र इसमें फिट कर दिया जाए, थोड़ा सा छोटा करके कि यहां पर एडजस्ट हो जाए। देखिए कैसे बनाना था, ये यहां से ऐसे रहेगा, ये इसके जैसा हो जाएगा, और ये जो है ऐसे रहेगा। यानी ऐसा किसमें है? देखिए इसमें तो होने से रहा, इसमें होने से रहा, इसमें होने से रहा है। हमारा आंसर है ये, देखिए एन जैसा बन गया, यानी हमारा आंसर हो गया विकल्प डी। कितना आसान प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न दोबारा आपकी परीक्षा में आएंगे, लेकिन याद रखिएगा, मैं हर वीडियो में बताता हूं, रीजनिंग में 20 प्रश्न तो आप बहुत आराम से हंसते हंसते कर लेंगे। 5 प्रश्न आपको थोड़ा बहुत जरूर उलझाएंगे, 1-2 प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि आपका गलत भी हो जाए। दिमाग में ये बात रख के चलिएगा। कौन सा अलग है? तो फूल गुलदस्ते में होता है, अंगूर गुच्छे में होता है, मधुमक्खियां झुंड में होती हैं, लेकिन आदमी कक्षा में हमेशा नहीं होता है। कक्षा यानी कि क्लास, आंसर हो गया डी। फिर कथन न्याय वाक्य का प्रश्न है, चित्र बना लेते हैं हम लोग। कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, तो कुछ वाला चित्र ऐसा बनता है, कुछ बिल्लियां क्या है? बकरियां हैं। सभी बकरियां गाय हैं, तो सभी बकरियों को हम लोग घेर दे रहे हैं गाय से, और खटाखट निष्कर्ष पढ़ ले रहे हैं। सभी गाय बकरियां हैं। किसकी किसकी बात हो रही? गाय की और बकरी की ना। तो ये है गाय और ये है बकरी। तो बकरी ऐसे है और गाय इसके बड़ा है, गाय बकरी, गाय बकरी। तो जब कुएं वाला चित्र, जिन 2 शब्दों की बात की जा रही पहले उसे आप देखा करिए। गाय की बात हो रही है और बकरी की, गाय बकरी। तो जिन 2 शब्दों की बात हो रही है उनके लिए चित्र कैसा बनना है? ऐसा देखिए, बकरी ये है, गाय ये है। अगर इसमें हम लिखे तो ये बकरी और ये है गाय। तो जब भी जिन शब्दों की 2 शब्दों की बात कर रहे हैं उसके लिए ऐसा कुएं जैसा चित्र बन जाए, तो याद रखिए बाहर वाले को यानी बड़े वृत्त को कुछ बोले, बड़े वाले वृत्त में जो शब्द है उसको बोलने से पहले कुछ बोलना चाहिए, और जो भीतर वाले छोटे वाले वृत्त में जो शब्द है उस शब्द को बोलने से पहले सभी बोला जाए, तभी सही होगा, अन्यथा गलत होगा। यानी बड़े वाले वृत्त को अगर सभी बोल दे और छोटे वाले वृत्त को अगर कुछ बोल दे तो गलत होगा। तो क्या बोल रहा है? गाय को बोल रहा है सभी गाय,
तो गाय जो कि बाहर वृत्त में है, बड़े वृत्त में है, तो बड़े वाले वृत्त को बोलना है कुछ, यानी कुछ गाय, लेकिन ये बोल रहा है सभी गाय, इसलिए निष्कर्ष गलत है। अब कुछ बिल्ली, बिल्ली और गाय की बात हो रही है। बिल्ली ये है, अब चाहे तो बकरी की, कोई इसमें बकरी का काम ही नहीं, बकरी को हटा दीजिए। बिल्ली ये है और गाय ये है, तो ऐसे चित्र में ये कुछ कुछ वाला आंसर आता है। कह भी रहा है कुछ बिल्लियां गाय है, तो सही बात है, बिल्लियों का कुछ भाग, यहाँ पे इतना भाग जो है गाय है, ये सही, यानी कि दूसरा निष्कर्ष जो है कि वो सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, 1 गलत है। असंगत छांटना है, अलग छांटना है, तो आपको देखते ही ये प्रश्न आंसर आ जाएगा तुरंत। ये तीनों इसमें स्वर हैं, ए आई ओ यू यू में से, ए ई आई तीनों स्वर हैं, ए ओ यू ए ये तीनों स्वर हैं, लेकिन ये इसमें तीनों ही व्यंजन दे दिया, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी, यही अलग है। अब ये समरूपता का प्रश्न है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, ये सब उसके लिए देता है जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं और इससे पहले कभी प्रैक्टिस करके घर से नहीं आए हुए हैं। तो आपको देखते ही अगर वर्ग और घन याद होगा, कम से कम 20 तक का वर्ग और 10 तक का घन जिसको याद होगा उसका काम चल सकता है, उससे ज्यादा याद कर लीजिए तो और अच्छी बात है। तो 12 का यहाँ पे ये वर्ग दे रहा है 144, तो ये किसका वर्ग है यही पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए हमको आंसर देखना पड़ेगा, तो आंसर हो गया ए, यानी कि 24, यानी 576 वर्ग है 24 का। तो आपको वर्ग यानी कि ये 24 का आपको वर्ग बता रहा है कि याद करना पड़ेगा। तो अंदाजा एक लग जाएगा आपको, इसको देख के 12 को देख के अंदाजा लग जाएगा कि ये वर्ग है, तो आपको बस इतना ही पता करना पड़ेगा 76 किसका वर्ग है। तो आपको अगर और आसान प्रक्रिया ज्यादा नहीं निकालना है तो बस आप एक बार 24 का 24 में गुणा करके चेक कर लेंगे, एक बार 21 का 21 में, एक बार 28 का 28 में, और इतने पे तो पता चल ही जाएगा कि आपका आंसर 576 किससे आ रहा है। संख्या ट्रायड को पूरा करें, इसमें बताना ये खाली स्थान पे क्या आएगा। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न उलझा देते हैं, बहुत ज्यादा समय ले, अगर ये प्रश्न 1 मिनट से ज्यादा जा रहा है सोचने का, आप ऐसे प्रश्नों को थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया करिए, क्योंकि हो सकता है आना रहेगा तो तुरंत आ जाएगा, नहीं आना रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आपका सारा समय ये खा सकता है। तो बहुत ज्यादा समय मत उलझाइएगा, एक बार लास्ट में फिर से प्रयास कर लीजिएगा सारा प्रश्न सॉल्व करने के बाद। तो देखिए 12 और 28 को जोड़ देंगे, ये तो खैर मीडियम प्रश्न है, कठिन नहीं है। 12 और 28 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 10 38 और 2 40, 40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 40 हो जाएगा, तो उसका आधा यहां पर लिखा हुआ है, या कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, और जो कि इसका दुगुना है, बीच वाले का दुगुना है, बीच वाले का दुगुना यहां पर आ रहा है आंसर। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 31 और 10 41 और 1 42, तो इन दोनों को जोड़ने से जो 42 आया है वो 21 का दुगुना है, या कह सकते हैं कि 42 का आधा ये है, या कह सकते हैं कि 40 का आधा बी है, लेकिन मैं इसलिए उल्टा बोल रहा हूं ताकि यहां पे आंसर आसानी से आ जाए। तो अब जैसे यहां पे 20 का दुगुना 40 इन दोनों का योगफल है, 21 का दुगुना 42 इस सब का योग है, तो उसी तरह से 19 का दुगुना यहाँ पे 38 योगफल आना चाहिए, 19 का दुगुना 38 योगफल आना चाहिए, इसको और इसको जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद। तो 21 में कितना जोड़े कि 38 हो जाए, तो 21 में कितना जोड़े कि 38 हो जाए, तो 38 में से आप 21 निकाल दीजिए, 7 और यहां पर आ जाएगा 1, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 17। यानी कह सकते हैं कि यहां पे 17 लिख देंगे तो 17 और 21 38 हो जाएगा, जो कि 19 का आधा है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है ये। तो P है तो यहां पर Q है, यानी कि +1। अब यहां पर O है तो O से पहले ही N आता है, कितना पहले आता है, तो ठीक 1 पहले, यानी कि -1 है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप उल्टा पढ़ लेकर N से O की तरफ चलिए, N के तुरंत बाद N O, IJKLMN O, उल्टा पढ़ने पर अगर आ जाए यानी कि माइनस में है। फिर उसके बाद L है तो M है, यानी कि +1 है।
यानी समझ में आ रहा है कि इस प्रक्रिया +1 -1 +1 -1 हो रही है, और शुरुआत कहां से, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, +1 से शुरुआत है। आप कहीं उल्टा शुरुआत मत कर दीजिएगा, -1 +1 -1 +1 तो सारा उल्टा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहां पर चले आ रहे हैं, प्लस से शुरुआत, एस है तो टी, अब ओ से पहले क्या आता है तो एन, अब सी के बाद क्या आता है तो डी। इतने ही से आंसर हम लोग ढूंढे, टी एन डी। टी एन डी इसमें नहीं है, टी एन डी इसमें भी नहीं है, टी एन डी इसमें भी नहीं है, तीन ही से हमारा आंसर मिल गया कि आंसर हमारा हो जाएगा डी, अरे सी, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं ढूंढना है, 2 ही 3 आंसर ढूंढिए, उसके बाद तुरंत विकल्प में चेक करिए, ताकि आपको समय बचाना है, पूरा रिसर्च आपको परीक्षा हाल में बैठ के नहीं करना है। अब ऐसा जब प्रश्न देता है, अक्षर के बदले में अंक देता है, तो ज्यादातर में यही होता है कि योगफल लिखा होता है, सभी अंकों का योगफल होता है। तो इसकी संगत संख्याओं का योगफल करके चेक कर लीजिए कि 70 आ रहा है, अगर आ रहा है तो तुरंत इसका भी योगफल करके आंसर बता दीजिए। कभी कभी योगफल मान लीजिए कि इसमें आएगा, इसको जोड़ने पर 35, यानी कि 35 का 2 गुना लिख दिया है। कभी कभी योगफल 140 आ गया, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि जो योगफल आ रहा है उसका आधा करके लिख दे रहा है। यानी कई तरीके से कर सकता है। और एक और वीडियो में मैंने देखा था प्रश्न, जिसमें मैंने बताया था कि ये टी है तो इसका विपरीत अक्षर करके योगफल लिख रहा है। जैसे टी है तो इसका विपरीत अक्षर जी, ई है तो इंग्लिश वर्ब भी, तो ये सबको जोड़ के योगफल भी आ रहा है। तो ये सब फंडा अपने दिमाग में रखिए, ताकि हर तरीके से चेक करके आंसर आप ला सकें। तो टी आता है 20 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, आर 18, फिर आर 18, फिर 1, फिर सी 3 नंबर पे, 5, सबको जोड़ने पर 70 आ रहा है। इसका मतलब इसको जोड़ने पर भी आपको बी का मतलब 2, ए का मतलब 1, एल का मतलब 12, सी का मतलब 3, ओ का मतलब 15, एन का मतलब 14, वाई का मतलब 25, और सबको जोड़ दीजिए, जितना आएगा वही आंसर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर में देख लेते हैं कितना आएगा, जोड़ने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, हमारा आंसर हो जाएगा बी, आप चेक कर लीजिएगा, 72 आंसर आएगा। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा सावधानी से आपको हल करना होगा। उत्तर बताइए कि क्या होगा इसका, यानी ये जो चित्र है किसमें अंतर्निहित है, किसमें छुपा हुआ है। इस प्रश्न को हो सकता है कि आप गलत उत्तर ले जाए। मुझे पता है कि किसी किसी को लग रहा होगा कि ये सी सही है, लेकिन सी गलत है, क्योंकि डमरू जैसा है और डमरू जैसा इसी में दिख रहा है। तो लग रहा है प्रथम दृष्टया ये सही है, लेकिन ये डमरू इसमें ऐसे सीधा है, तो सीधा उल्टा से कोई बात नहीं है, जैसे भी है, यानी ये डमरू इसमें ऐसे सोए हुए अवस्था में है। लेकिन जब इसको इसमें जो लाइनिंग देता है, लाइनिंग का विशेष महत्व होता है, लाइनिंग पर खास ध्यान दीजिए। तो ये जो खड़ा है इसमें डमरू, इसको जब आप इस अवस्था में लाएंगे ऐसे, तो ये जो रेखाएं ऐसे ऐसे खड़े अवस्था में इसकी ऐसे, तो जब आपको सुलाएंगे इस डमरू को इस अवस्था में, तो इसकी रेखाएं ऐसे ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, जो कि इसमें नहीं है। सुलाने के बाद ऐसी रेखाएं होना चाहिए। ये खड़े डमरू में ऐसी रेखाएं हैं, देखिए खड़े डमरू में ऐसी रेखाएं, यानी इसको जब इस स्थिति में ऐसे सुलाएंगे तो ये घूम जाएगा, जो कि इस स्थिति में कभी नहीं आएगा। और इस स्थिति में कौन आएगा, तो हमारा आंसर होगा बी। कैसे, देखिए ये डमरू आपका बन रहा है यहां से, ये, और केवल इतना भाग, केवल इतने भाग को देखिए, थोड़ा सा भी मिटा दी, थोड़ा से भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो है ही आगे तक। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो डमरू में है ये थोड़ा सा ये ज्यादा निकला हुआ है। ये देखिए यहीं पे खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा ज्यादा निकला, इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा ये निकला है। ये लाइनिंग यहीं पे खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे तक निकला हुआ है। तो इस बात को भी ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे सी नहीं हो, क्योंकि इसमें आगे तक नहीं निकला हुआ है। क्योंकि अंतर्निहित वाला जो प्रश्न है, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा आप, कि जो आकृति बनी रहे उससे ज्यादा हो जाए प्रश्न में, लेकिन उससे कम ना हो। यानी ये रेखा है तो ये रेखा रहना चाहिए, भले ये हो सकता है कि ये ऐसे होने के बाद और यहां तक चली जाए तो चलेगा, यानी कि जितना दिया है उससे ये ज्यादा बड़ी रेखा हो जाती तो चलता, लेकिन उससे कम जो है वो चित्र में नहीं चलेगा। आपको इस तरह से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पूछ रहा है कि किसमें अंतर्निहित है, और ये दिया है, और एक आंसर में आपको ए ऐसे बना के दे रहा है, और एक आंसर में आपको ए बना रहा है
ऐसे। तो इसमें ये वाली लाइन कहाँ है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर हमारा कभी नहीं हो सकता। हाँ, इससे ज्यादा ये लाइन देखिए यहां से यहां तक, इससे ज्यादा इतना इतना ये इतना ज्यादा हो गई थी, ये ज्यादा वाला चल जाएगा, लेकिन ये है ही नहीं तो ये नहीं चलेगा। जैसा कि फिर से देखिए इसमें, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ये जो ज्यादा निकला हुआ है थोड़ा थोड़ा, इसमें है ही नहीं, तो आपको ज्यादा रिसर्च लाइनिंग पर करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें ये जो थोड़ा ज्यादा है ये कहां से लाएंगे, ये अंतर्निहित कहां से निकालेंगे, नहीं निकल पाएगा। भले इसमें ज्यादा है तो ज्यादा चल जाएगा, लेकिन जो है उससे कम नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जब आकृति, ये समाहित आकृति वाला कभी मैं चैप्टर कराऊंगा इस पे, तो मैं आपको विस्तार से समझा पाऊंगा। अब वेन आरेख का ये प्रश्न है, इसमें बताना है धातु चांदी और सोना के लिए कौन सा चित्र है। तो चांदी भी एक धातु है, सोना भी एक धातु है। तो जब ऐसा रहे, इसको मैंने नाम दिया हेडिंग विधि। परीक्षा में हम लोग हेडिंग लिखते थे, जैसे मानव की विशेषताएं, और हेडिंग में कुछ और। जैसे हम लिखे सब्जी, ये हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, आलू, प्याज, लौकी, ये सब जो लिख रहे हैं ये हेडिंग हो। जैसे हम यहाँ पे लिखे फल, तो ये फल क्या हो गया, हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग में हम लोग लिख सकते हैं आम, अमरूद, सेब, ये सब हो सकता है। उसी तरह से धातु जो है हेडिंग है। अब इस हेडिंग में क्या लिख सकते हैं, सोना, चांदी, लोहा, ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो जब भी हेडिंग रहे, याद रखिए, जब भी हेडिंग रहे, हेडिंग विधि का मतलब हो गया, रट लीजिए, एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। जब भी हेडिंग विधि वाला प्रश्न लगे तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला चित्र बनेगा, यानी ये वाला। तो ये हेडिंग है, इसके बीच में ये चांदी और सोना रसगुल्ले हैं। जब भी हेडिंग विधि रहे, जब भी लगे कि एक हेडिंग है, उस बाकी सारे शब्द उसके अंतर्गत आने वाले हैं, तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला चित्र बनेगा। या 3 शब्द है तो 3 रसगुल्ला, और तीनों अलग अलग। आंसर हो गया ए। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग के ऐसे ट्रिकी वीडियो हम समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।